थोड़ा सा एक दो सवाल और था। आप हिंदी वाले डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, हिंदी प्रचार प्रसार में जो थे, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो काम आगे बढ़ रहा है क्या आपका? नहीं, मैं तो वही काम कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें उस उद्देश्य सरकारी वाले नजरिए से नहीं। सरकारी नजरिया तो ये होता है कि सुबह गए शाम को आए, तनख्वाह लिखी, घर पे बैठे। हाँ हाँ। हो रहा है नहीं हो रहा, हमारा उससे क्या मतलब। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी देश को बचाना हो तो उसकी भाषाओं को बचाना जरूरी है। हाँ भाषा केवल भाषा नहीं होती है, जी। केवल संवाद का माध्यम भी नहीं होती। संवाद का माध्यम तो होती ही है। इसके अलावा किसी देश की संस्कृति, उसका धर्म, उसका अध्यात्म, उसका प्राचीन ज्ञान विज्ञान, हजारों वर्षों से जो हमारे पुरखों ने ज्ञान संजोया है, हमारी परंपराएं, हमारी आस्था, ये सब किसमें है? भाषा में तो है। Yes, अगर आपको खत्म करना है तो भाषा खत्म कर दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। बराबर। इसलिए जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, भारत में क्या विदेशों में भी ऐसा ही हुआ है, जी जी। उन्होंने सबसे पहले भाषा खत्म करने की कोशिश की है। भाषा खत्म करने का उनका उद्देश्य भाषा खत्म करना नहीं था, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का ज्ञान विज्ञान सब कुछ हमारा सबसे अच्छा है। अच्छा। लॉर्ड मैकॉले ने अपने भाषण में एक बार बात कही थी। जब लॉर्ड मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मामला गया, खर्चा करना था बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा यार इतना खर्चा क्यों करना है हमको? हम वहां पढ़ाने गए हैं कि राज करने गए हैं इनके ऊपर हम? तो लॉर्ड मैकॉले ने जो स्पीच दी वो सुनने लायक है। उसने कहा मैं पूरे भारत में घूमा, मुझे कहीं कोई चोर नहीं मिला। यहाँ के लोगों के नैतिक मूल्य बहुत ऊंचे हैं। यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो गुरुकुल प्रणाली है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली है भारत की। हाँ। और हमारे यहाँ का उनके यहाँ पर जो शिक्षा का लेवल जो था हमारे से बहुत कम है यूरोप में। तो उसने कहा कि बहुत प्राचीन सभ्यता है, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है वो सब श्रेष्ठ है। तो ऐसे देश को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखना संभव नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जिस दिन ये लोग अपनी भाषा से बेहतर हमारी भाषा को, अपने ज्ञान से बेहतर हमारे ज्ञान को, अपने विज्ञान से बेहतर हमारे विज्ञान को और अपने से बेहतर हमको मानने लगेंगे, तब ये दिलो दिमाग से गुलाम बनेंगे और इन पर लंबे समय तक शासन किया जा सकेगा। उसने ये कहा और जोरदार तालियां बजी और बिल पास हो गया और लॉर्ड मैकॉले भारत में आया। उसने कहा कि 100 साल के बाद देखने में हिंदुस्तानी होंगे, ये काले अंग्रेज होंगे, ये हमारी नकल पर जिंदा होंगे, हमारे झूठड़ पर जिंदा होंगे। लॉर्ड मैकॉले का भूत नाच रहा है और हम उसकी धुन पर, अंग्रेजी की धुन पर नाच रहे हैं। हमको लगता है अंग्रेजी ही ज्ञान है, अंग्रेजी ही विज्ञान है, अंग्रेजी सम्मान है। ये स्थिति है। इसलिए मुझे लगा कि अगर देश को बचाना है, अगर देश के लिए कुछ करना है तो भारत की भाषाओं को बचाना चाहिए। केवल बात हिंदी की नहीं है, महाराष्ट्र की संस्कृति मराठी में होगी ना, बंगाल की संस्कृति बांग्ला में होगी। तो भारत की सभी भाषाओं को बचाते हुए बढ़ाना है और पूरे देश को जोड़ने के लिए भी एक भाषा तो चाहिए। राष्ट्र है तो राष्ट्र की भाषा तो चाहिए, तो संवाद किसमें होगा? इसके लिए हिंदी की भी जरूरत है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपकी बातचीत से मुझे सरकार ने भी आपके काम को देखा है, आपका जो दृष्टिकोण रहा और जो बात प्रखर जो बात रखने का आपका जो तरीका है, उससे कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये पुरस्कार भी शायद 2018 में आपको मिला है इससे। तो एक दो सवाल और आए हैं। अभी मैं परमार्थ निकेतन से आ रहा हूँ, ऋषिकेश से। तो रास्ते में बात हो रही थी कि आजकल जो पेट में बच्चा जो भ्रूण उसके जो होते हैं, विकास जो बच्चे का 9 महीने माँ के पेट में हो रहा है, तो वहां भी कुछ अंग्रेजी सिखाई जा रही है। नहीं, वो बड़ा रोचक विषय है कि भारत में हम लोग इतनी शर्मिंदा गुलामी हमारे दिमाग के अंदर तक घुसी हुई है जी। और हमको लगता है अंग्रेजी ही ज्ञान है विज्ञान है, जो मैंने कहा आपको। तो कुछ लोगों को लगता है, पहले ऐसे स्कूल थे कि बच्चा अगर अंग्रेजी अपनी मातृभाषा बोल दे तो उस पर फाइन लगा दो, हिंदी नहीं बोलनी है, मराठी नहीं बोलनी है, मतलब कि अपनी भाषा बच्चा बोले ही नहीं। और कुछ लोग उससे आगे बढ़े, पता लगा पुणे के अंदर जो है एक ऐसा बनाया गया है, वो हमारे प्राचीन ज्ञान की तर्ज पे बनाया गया है, लेकिन बनाया ऐसा गया है, कहते हैं ना कि अर्जुन जो है जब अपनी पत्नी को जो है वो
ज्ञान दे रहे थे। अभिमन्यु अब, चक्रव्यूह वाला। चक्रव्यूह का जो है कि किस प्रकार से उसमें जाना है और निकलना है। तो गर्भ में जो अभिमन्यु था उसने सुना जी और वो सीख लिया। जी। तो पुणे में कोई ऐसा विद्यालय बनाया गया, मतलब प्राइवेट किसी संस्था ने कुछ ऐसा बनाया बिजनेस के हिसाब से कि वहां गर्भवती महिलाओं को बुलाया जाए और अंग्रेजी सुने दिन रात, ताकि जो शिशु पैदा होने वाला है वो पैदा होते ही अंग्रेजी में सोचे, अंग्रेजी ही बोले, यानी कि लगे ही नहीं कि वो साला किसी मराठी माणूस का बच्चा है, वो लगे अंग्रेज का ही बच्चा ही है। मतलब आपने भी कहीं से सुन रखा है ये? मैंने कहीं पढ़ा था, ये पढ़ा ये पढ़ा था या सुना था। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी मानसिकता पूरी दुनिया में जितने विकसित देश हैं वे सब अपनी भाषा से विकसित हुए हैं, सब अपनी भाषा से। उन देशों में अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, अपनी भाषा में काम होता है, इसलिए ऊपर है वो। और हम गुलामी में इतने घुस गए हैं कि हम उनकी भाषा पर गर्व करते हैं, उनकी भाषा में काम करते हैं। हमको समझ में आए नहीं आए, हम गलत बोलेंगे सलत बोलेंगे, अनपढ़ की तरह साइन करेंगे अंग्रेजी पर दिल है कि मानता नहीं। एक्चुअली आई नो इंग्लिश। ना उनको अंग्रेजी आती है, ना उनको हिंदी आती है, कुल मिलाकर गुलामी में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों से कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत को आगे बढ़ाएंगे? अगर आगे बढ़ना है विदेशी भाषा सीखिए, अंग्रेजी भी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे बढ़ने के लिए हमारा मौलिक चिंतन अपनी भाषा में होनी चाहिए, हमारा दिमाग उसी में काम करेगा। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, हिंदी यार मेरे को बराबर नहीं आती है, तो इसको इंग्लिश अच्छी आती होगी क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा। दिल के मतलब ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली आई डोंट फील कंफर्टेबल इन हिंदी, आई फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश सर, ताकि लगे यार बड़ा बड़ा बच्चा आदमी यार, हमारे से तो बहुत 100 दर्जे का आदमी है, और वो किसी दर्जे का आदमी नहीं मिलेगा आपको। तो जिसका मौलिक चिंतन ही नहीं है, जितने वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है उनके बारे में उस समय के गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत में केवल 1.5 आदमी को अच्छी इंग्लिश आती है, 1.5 को, और जिसमें एक वो था बैरिस्टर M.K. गांधी, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं, और आधा जो था वो था मोहम्मद अली जिन्ना, एक भारत का राष्ट्रपिता बना और एक पाकिस्तान का बना। उस आदमी ने ये कहा है कि मेरी जिंदगी की आधी से ज्यादा ताकत अंग्रेजी और इसकी उटपटांग स्पेलिंग खा गए। किसने कहा ये? गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने कहा। अगर मुझे जो भी ज्ञान मिला, अगर मुझे मातृभाषा में मिलता तो जहां मैं पहुंचा उससे बहुत आगे पहुंचता। ये गांधी जी के वक्तव्य हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है, वो बड़ा मैं बता रहा हूं आपको, कि विदेशी भाषा से शिक्षा पाने पर हमारे बच्चों के दिमाग पर जो बोझ पड़ता है वो असहनीय है। उसे वे उठा तो सकते हैं, लेकिन उस बोझ को उठाने के बाद फिर कोई और बोझ उठाने लायक नहीं रहता। वो पूरी तरह निकम्मे, कमजोर, डरपोक, और भी उन्होंने कई ऐसी बातें बताई, और बाद में कहा कोरे नकलची बनकर रह जाते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जो सबसे ज्यादा अंग्रेजी जानने वाला माना गया। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी, उनके विचार हैं ये, उन्होंने लिखे हैं ये। और ऐसे एक वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक में नाम आता है उनका, पुणे के हैं, मैं नाम उनका अभी भूल रहा हूँ मैं, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में रिसर्च किया था कुछ। उनके बारे में मैंने पत्र लेके कुछ विचार मंगाए थे, तो उन्होंने धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में वो विज्ञान कथाएं लिखा करते थे, साइंस फिक्शन से लिखा करते थे वो। तब हमको नहीं पता था कि ये वास्तव में एक बड़ा वैज्ञानिक और आविष्कारक है। उन्होंने लिखा कि यदि मुझे विज्ञान की उच्च शिक्षा मातृभाषा से या हिंदी के माध्यम से मिलती तो मैं जहां तक पहुंचा उससे बहुत आगे पहुंचता। एक मेरे मित्र है तोमियो मिज़ुकामी, जापान के, वो कहते हैं विदेशी भाषा में कोई पढ़ कैसे सकता है, संभव ही नहीं है। अगर अंग्रेजी से ज्ञान और विज्ञान होता तो जापान दुनिया का सबसे पिछड़ा देश होता। क्यों? बोले हमारे ज्यादातर आविष्कारक जो हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, उनको अंग्रेजी आती ही नहीं, और अमेरिका के बाद साइंस में सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड जीतने वाले हम हैं। अगर इंग्लिश से साइंस होती फिर तो हम जमीन पर होते। इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी या कोई भी भाषा, उसका ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान के, विज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, चिंतन के लिए, किसी भी चीज के लिए सबसे अच्छी भाषा दुनिया में कोई है तो मातृभाषा है। ओहो, जैसे चीन है, जापान है, कोरिया है, इनकी लिपि पता कैसी है? चित्रलिपि। पर जैसे हमारे यहाँ हम बोलते हैं 52 के करीब हमारे अल्फाबेट्स हैं जो हैं, उनके यहाँ पर 50,000 है
चित्र है, मतलब चित्र है खाली, जैसे हमको कुर्सी है तो कुर्सी चित्र बना दिया, मतलब इस प्रकार से चित्रलिपि है। इसके बावजूद वो चाइना अपनी मातृभाषा के माध्यम से आज दुनिया की महाशक्ति बन बैठा है। ओहो, जापान कहाँ पहुंच चुका है, कोरिया हमसे कितने आगे है। मुद्दा सिर्फ एक है कि मौलिक चिंतन, मौलिक ज्ञान, मौलिक विज्ञान। और ये कहा जाता है कि बच्चे को अगर आप नकलची नहीं बनाना चाहते, कुछ दिमाग लगाना चाहते हैं, अब एक फिल्म आई थी ना वो 3 इडियट्स, उसमें ये तो बताया गया है। यस यस, तो मौलिक चिंतन उसके अंदर हो चुका है, रट्टू तोता कुछ नहीं कर सकता। तो कहा कि कम से कम नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है, जो 2020 में आई है, कस्तूरी रंगन जी जिसके अध्यक्ष थे, इसरो के एक्स चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि बच्चे को कम से कम 8वीं तक तो मातृभाषा में पढ़ाओ। उसका दिमाग शुरू से तुम खत्म कर रहे हो, तो वो भी तो कम से कम 5वीं तक तो बढ़ाओ। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक ऑर्डर निकाला है, जो भी स्कूल जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनसे कहा है कि अपने बच्चों को कम से कम 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाएं, जो भी आपकी मातृभाषा है, गुजराती है, मराठी है, बांग्ला है। उन्होंने हिंदी की या किसी भाषा विशेष की बात नहीं की, मातृभाषा। अच्छा, तो ताकि बच्चा शुरू से वैज्ञानिक दृष्टि से सोचे, समझे। अब रटते और लिखते आते बच्चे को समझ में जाता ही नहीं, इसलिए हमारे देश में आविष्कारक नहीं है। छोटे छोटे देशों में कितने आविष्कारक हो रहे, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहे? हम रट्टू तोते बनकर रह गए हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ कंट्रीज में, चाइना वगैरह में चित्र ही लिपि है उनकी, तो अपने उधर तो एक थोड़ा सा जो इसको जो मात्रा लगती है, कहीं बिंदु लगता है, उसका भी बड़ा साइंटिफिक है। ऐसी वैज्ञानिक लिपि दुनिया में कोई बनी ही नहीं। संस्कृत से आई है ये, और हमारी अन्य भाषाओं की लिपि भी उसी से थोड़ी बिगड़ के बनी है। जैसे संस्कृत से देवनागरी लिपि बनी है, हिंदी की लिपि, अब कहने मराठी की लिपि, नेपाली, कई भाषाओं की लिपि है। उसी प्रकार से पंजाबी बनी है, उसी प्रकार से बांग्ला बनी है। सब में अ आ ई उ स्वर हैं, क ख ग घ व्यंजन है। थोड़ा बहुत उच्चारण का थोड़ा फर्क होता है, जैसे बांग्ला में व को ब भी ब है और व भी ब है, य भी जो है, जौ भी जो है। तो तमिल में चले जाएंगे तो वहां पर क ख ग घ के लिए वो एक से काम चला लेते हैं, क से। अच्छा। तो ये थोड़ा थोड़ा समय कहीं न कहीं कुछ लिपि के स्तर पर या उसके उच्चारण के स्तर पर भिन्नता आती चली जाती है, लेकिन मोटे तौर पर मुद्दा एक ही है। इसलिए हमारी भाषाएं और उसकी लिपियां विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिकता वाली हैं। इंग्लिश में तो कोई सिस्टम है ही नहीं वैज्ञानिकता वाला। ये जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर बने हैं, उसमें भी शायद कहीं ना कहीं देवनागरी का सपोर्ट लिया होगा। वो तो अंग्रेजों ने बनाए, उसी के हिसाब से बनाए, लेकिन ये कहा जाता है कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त लिपि संस्कृत की है, क्योंकि वो सर्वाधिक वैज्ञानिक है। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में हमारे लोग आविष्कारक तो रहे नहीं, हमने शुरू में कुछ बनाया नहीं, तो सब अंग्रेजों ने बनाया, तो उसी के आधार पर बनाया। लेकिन अभी भी ये माना जाता है, और कुछ लोगों ने शायद BARC में शुरुआत भी की थी, कि हम जो है देवनागरी लिपि आधारित कंप्यूटर बनाए। और दिक्कत ये है कि अंग्रेजी अब पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है, और संस्कृत जो है वो भारत में भी कम लोग जानते हैं, या हिंदी है तो वो इतने बड़े फलक पर नहीं है, तो शायद इसलिए वो नहीं हो पाया। परंतु ये भी कहते हैं कि न्यू जनरेशन कंप्यूटर बनेंगे तो शायद वो भी जो है देवनागरी लिपि आधारित, संस्कृत आधारित बनेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ होंगे, क्योंकि लॉजिकल है ना, साइंटिफिक है वो। क्यों हो तो है ना, अपन जैसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो टाइप हो रहा है, वो क्या मामला? वो तो हर भाषा में हो रहा है, हर भाषा में। वो तो उसके उच्चारण के हिसाब से काम किया गया है कि वो ध्वनि पकड़ता है, और लिपि आपने सिलेक्ट की हुई है तो उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग की हुई है कि जब ये आवाज आएगी तो। अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि मैं बोलूंगा हिंदी में, आप बोलेंगे तेलुगु में, तो मेरा हिंदी आपको तेलुगु में सुनेगी, आपका तेलुगु मुझे हिंदी में सुनेगा। मैं फ्रेंच में बोलूंगा, आप जर्मन में, मेरी फ्रेंच आपको जर्मन में सुनेगी, आपका जर्मन मुझे फ्रेंच में सुनेगा। वो तो बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और रियल टाइम में, ये नहीं कि बाद में अनुवाद होकर के। मैं जैसे अभी आपसे बोल रहा हूँ, ठीक मेरी यही बात जर्मन में एज इट इज सुनाई देगी। ओके, ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं। अच्छा, आप जो है अगर बोल रहे हैं, समझ लीजिए फ्रेंच में बोल रहे हैं, और मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो रियल टाइम मैं आपकी फ्रेंच को हिंदी में समझ रहा हूँ, या इंग्लिश में समझ रहा हूँ, या मराठी में समझ रहा हूँ। तो प्रौद्योगिकी बहुत आगे निकल के रही है। मुक्ता जी, लास्ट सवाल, काफी सवाल हो गए। हिंदी को लेके विदेशों में कुछ काम हो रहा है क्या आज के दिन में? आपकी संस्था कुछ कर रही है क्या?
देखिए, मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मेरा ये मानना है किसी भाषा को बढ़ाना है, पेड़ की जड़ें कहाँ पर हैं? भारत में है। अच्छा, अगर भारत में हिंदी नहीं बढ़ेगी तो कहीं नहीं बढ़ेगी वो। ओके, इसलिए मेरे समूह से ज्यादातर लोग भारत के ही जुड़े हैं और विदेशों में मैं उन लोगों पर फोकस कर रहा हूँ जो भारत से गए हुए हैं। हालांकि दूसरे भी बहुत सारे लोग मतलब हैं। 25-50 साल में गए हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। नहीं, मैंने उनको जोड़ा हुआ है अच्छा, ताकि उनके मन में भी भारतीय भाषाओं के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। ओके, हालांकि उसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो विदेशी मूल के हैं, विदेशी ही हैं और वो भारतीय भाषाओं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीखी हुई है। जैसे मैंने तोमियो मिज़ोकामी जी की बात की, वो भारत की 5-6 भाषाएं जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते अच्छा, हैं। अच्छा, मेरी उनसे 2-3 दिन पहले बात हुई और परसों मैं मातृभाषा पर एक कार्यक्रम ऑनलाइन करने जा रहा हूँ, जिसमें तोमियो मिज़ोकामी को मैं जापान से जोड़ रहा हूँ। एक सज्जन है जो अमेरिका से जुड़ेंगे और वो मातृभाषा पे कविता सुनाएंगे और एक सज्जन है ऑस्ट्रेलिया से जो मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं और वहाँ पर वो मूलतः विज्ञान के व्यक्ति हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं सुभाष शर्मा जी। वे वहाँ से जुड़ेंगे और अलग अलग प्रदेशों से, कोई केरल से, कोई कहीं से, कुछ लोग और भी उस पर जुड़ के चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हमारे अंदर जागरूकता आए कि अपनी भाषा क्यों बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे बचाएं, इन मुद्दों पर चर्चा करके हमें जागरूक होने की जरूरत है। सबसे जरूरी ये है कि हमको जरूरी लगे कि हमें अपनी भाषाओं को बचाना जरूरी है। जिस दिन ये बात हमें समझ में आने लगेगी तो देश प्रेम के कारण हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। गुप्ता जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपको आदित्य के नाम से लोग काफी जानते हैं और मैं बोलता रहता हूँ कि मैं उनका परिचित हूँ, मैं उनका खास हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है और सबसे पहले तो आप जो है हमारे मित्र हैं, पड़ोसी होने के साथ साथ बाकी सब बातें तो भाई की हैं। जी। मित्रों, जैसे आप गुप्ता जी ने जो उद्घोष किए, ऐसे अनेकों इंटरव्यू इनके भी हैं और लोगों के भी हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और नित नया जानकारी लेते जाइए, लोगों को भी जोड़ें और ये अपना मानव निर्माण, हमारा चैनल का नाम है मानव निर्माण चैनल। हाँ जी, यस, इसको लाइक कराइए, सब्सक्राइब करेंगे लोग और ये इस तरह से सर्जन का काम, देश विकास, देश को जोड़ने का काम, लिपि के माध्यम से देश को जोड़ने का काम, हम इसके भी निमित्त बनेंगे और सर्जन का काम जारी रखेंगे। आप ये काम अवश्य करें जी। जैसे कि आप ओशो के अभियान से जुड़े हुए हैं जी। जहां तक जरूरी ना हो, हाँ, अंग्रेजी या विदेशी भाषा का प्रयोग ना करें। जहाँ जरूरी करें, जरूर। जहाँ बंगाली या बांग्ला का प्रयोग करें, हिंदी का नहीं। जहाँ हिंदी जरूरी हिंदी करें, जहाँ मराठी जरूरी है मराठी का। कुल मिलाकर जहाँ जरूरी ना हो अपनी भारतीय भाषाओं को अपनाएं, बढ़ाएं, बचाएं। अपनी भाषाएं बचेंगी तो देश बचेगा। देश को बचाना है तो अपनी भाषाओं को बचाएं। गुप्ता जी, आपको मालूम होना चाहिए, ओशो के सानिध्य में पूरा वर्ल्ड टूट पड़ा था, कोई देश बचा नहीं है। और वो हिंदी के जब उनके प्रवचन होते थे तो उसमें विदेशी एकदम मंत्रमुग्ध होके उनको सुनते थे, तो कितना बड़ा इनडायरेक्टली तो खैर उनकी तो बात ही अलग है। वे धारा प्रवाह इतनी अच्छी हिंदी बोलते थे और ऐसी हिंदी की हमारे हृदय में उतर जाए। और इंग्लिश भी बोलते थे तो ऐसी कि सामने वाले को मतलब धारा प्रवाह उनके ज्ञान की, और वे श्रोताओं को ध्यान में रख करके भी बात करते थे। तो मैं उन्हीं की बात को मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर ये भारत में एक बड़ी बीमारी है कि हम भाषा भाषी कोई भी हैं अपना ज्ञान बताने के लिए अंग्रेजी में बनाते हैं, अंग्रेजी में बताने की कोशिश करते हैं। हमें उससे बचने की जरूरत है। हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने कमेंट किया कि यार ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो रुक रुक के बोलने का जो लहजा है वो क्या सोर्स है उसका, कहाँ से ऐसा, कहीं ओशो के टच में थे क्या? मैं बोला वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ओशो ने उनके ऊपर कमेंट जरूर किए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर कमेंट जरूर किए हैं। ऐसा करके वो बात को क्लोज किया। फिर दूसरा टॉपिक पे हम लोग ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ओशो भी रुक रुक के बीच बीच में मौन कर जाते थे और उनका ये कहना था कि मेरे शब्दों से ज्यादा मेरे मौन को सुनो तुम।
ये कहना ये था। बहुत अच्छे जी। वक्ता, जी और दो खूबियां मैंने उनमें देखी। जी। एक तो वो तर्क संगत, सही शब्दों का चयन, सही बात को सही ढंग से कैसे रखना, उसकी प्रस्तुति, और इसके साथ एक उनमें खूबी थी उनकी वाणी की झंकार। उनकी वाणी ही सम्मोहित कर लेती है और आपको उससे जोड़ देती है। ये खूबियां विलक्षण लोगों में ही होती हैं, सब में नहीं पाई जाती। विलक्षण जी। और सीधे सच बात कहने की हिम्मत रखते थे। नहीं तो आम तौर पर लोग, मैंने ये देखा, बड़े से बड़े लोगों को देखा है, गोल 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 बात करेंगे, सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो गोल गोल करते रहेंगे जी। सीधे सीधे वो ये गलत है तो गलत है जी। कम लोगों में ये बात होती है। सच बोलने का साहस कम लोगों में होता है। मुझे घटना याद आ रही है, बिरला जी ने है ना एक ब्लैंक चेक रख दिया सामने, चेकबुक रख दी कि इसमें फिगर भर लीजिए, हिंदू धर्म के ऊपर आप बोले करके, हिंदू उसका प्रचार प्रसार में लग जाए करके, ऐसा टाल दिया उन्होंने। बोले नहीं, ऐसा नहीं, मैं जीवन में आया हूं तो मुझे उससे आगे भी बहुत काम करना है मुझे, तो वो चेक नहीं। मुझे उस की घटना याद आती है, मैंने शायद आपको जिक्र किया होगा कि जब वो जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जी, और वो विलक्षण तो थे ही, और विलक्षण होने के नाते वो कई बार बहुत सीधी बातें कह देते थे जो सामने वालों को अच्छी नहीं लगती थी। तो उनके एक प्रोफेसर थे जिनके वो बहुत प्रिय होते थे, तो वो उनको कई बार समझाते थे कि ऐसा मत किया करो भाई, ये ठीक नहीं है ये। तो एक बार वो वहाँ के उस समय के जो कुलपति थे विश्वविद्यालय के, उनसे मिलाने के लिए ले गए किसी काम से, और कहा कि वहाँ चुप रहना, वहाँ कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना, चुप ही रहना। तो रजनीश जो विद्यार्थी थे उस समय पर, उन्होंने कहा कि सर अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या करूं? तो बोले पूछें अगर तो उतना ही जवाब देना जितना वो कहें, उससे फालतू नहीं। ठीक है सर। वहां गए तो उनकी तो दाढ़ी बड़ी हुई थी उस समय पर भी, विद्यार्थी काल में भी। तो कुलपति ने देखते ही पूछा, अरे तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? तो उन्होंने दाएं बाएं देखा, बोले सर मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप ही बड़ी है मैंने कुछ नहीं किया इसमें, आपने कटा रखी है। प्रोफेसर साहब ने शेविंग की हुई थी, बोले आपने कटा रखी है। कहने का मतलब कि जो प्रोफेसर सोच करके आए थे वो 1 मिनट में वो, क्योंकि उन्होंने बड़ी सीधी वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसी बात कही जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। तो ऐसी विलक्षण बुद्धि, ऐसी विलक्षण प्रतिभा और साफ बात कहने का जज्बा हर एक के पास नहीं होता। इसके लिए उनके जीवन काल में, स्कूल काल में ही, कॉलेज काल में ही उनको कई कॉलेजों से निकाला गया, क्योंकि वो सीधा जवाब देते थे, और जो अध्यापक और जो प्रोफेसर होते थे वो धर्म संकट में पड़ जाते थे। मैंने खुद ही कई अपनी घटनाएं सुनाई हैं उनकी उसमें कि किस प्रकार से भी परीक्षा हुई और उनसे कहा गया कि अपने मन से मत लिखना परीक्षा में, जो मैं जो पढ़ाया वही लिखना है। बोला कि नहीं वो तो नहीं होगा। तो बड़े रोचक किस्से हैं। लेकिन उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, ठीक है ना मित्रों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।